हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे। ये सभी आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। आपके एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, तो पूरे एक एक क्वेश्चंस को, एक एक वीडियो को हमारे देखें। लगभग हमने इससे पहले 15 वीडियो आपके लिए हम दे चुके हैं। हर एक चैप्टर पे आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको 5 ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चंस आपके इतने तगड़े हैं कि हम हर एक क्वेश्चन से आपको 1-2 कंसेप्ट से ज़्यादा ही आपको सिखा के इस वीडियो से आपको निकाल रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सिंपली क्वेश्चंस का आंसर टिक मारे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो भी क्वेश्चंस बताया है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ज़्यादातर उसी से क्वेश्चंस देखे जाते हैं और आपके कहे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके किसी भी चैप्टर्स के रिगार्डिंग। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले वाले वीडियो, जितने भी 15 वीडियो है, उसको जाके आप देखें, वहाँ से देखें और आप जज करें कि हाँ, क्या कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये जो क्वेश्चन है आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा अलग लैंग्वेज करके, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस इससे बहुत बार पूछे गए हुए हैं। तो आपको बताना है किसी भी एसी का, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है किसी एक कंप्लीट साइकिल में, वो कितना होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बताइए उसका कितना होता है। हम आपको बताते हैं कि जिन जिन बच्चे का आंसर आ रहा है सी, उन सभी का आंसर सही है। देखिए बच्चों, आपको बता दें कि किसी भी कंप्लीट साइकिल में द एवरेज वैल्यू जो एसी का होता है वो होता है 0। लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ 0 बोल के नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे, इस 0 आखिर आता कहाँ से है। अगर इस 0 को निकालने का कंसेप्ट अगर सीख लेते हैं तो हो सकता है आपको हाफ साइकिल पूछ दे, टाइम का वैल्यू π/2 साइकिल पे, π/4 साइकिल पे, इवन कुछ भी आपको दे दे, आप वहाँ से उसको और जो भी पूछेगा उसको कैसे निकाल पाइएगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले बता दें I इक्वल टू क्या होता है। किसी भी आपको एसी का जो करंट, हम करंट को लिखते हैं I इक्वल टू I0 साइन 2π t अपॉन T। ठीक है, हम एसी के सर्किट को, किसी भी एसी का जो अल्टरनेटिंग करंट होता है आपका, उसको हम इसी तरह लिखते हैं उसके करंट को, क्योंकि वो तो वेरिएबल होता है उसका करंट और उसका वोल्टेज। तो यहाँ से आपको बता दें, अगर आपको आई एवरेज निकालने के लिए बात करें तो आई एवरेज होता है 0 से टी। टी क्या है आपका टोटल टाइम पीरियड इन ए कंप्लीट साइकिल, और आपका क्या है 0 से टी है, इंटीग्रेशन करना होता है किसका, आई इंटू डी टी, और आपका 0 से टी हो जाएगा। और आई का वैल्यू क्या है बच्चों, क्या है बच्चों बताइए, आई का वैल्यू क्या है आपको, आई का वैल्यू है आपका I0 साइन 2π अपॉन T इंटू क्या है आपका डी टी है। अगर आप सोचिए, अगर आप I0 तो कांस्टेंट है, अगर साइन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या आता है, कॉस में आता है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस में साइन का इंटीग्रेशन, माइनस में कॉस आता है, तो माइनस को थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकाल देते हैं, अपने I0 को भी बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा cos 2π अपॉन T। और आपको cos 2π अपॉन टी से भी डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर T अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो ये सभी पूरा क्या है, ये जंजाल एक कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को यहाँ पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें जो निकालना है, हम आपको जो सिखाना है हम उसे बताना चाह रहे हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट है इतना टर्म, तो इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ से 0 से टी तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे हम लिखते हैं कांस्टेंट। और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में cos स्मॉल टी की जगह पे जब कैपिटल टी वैल्यू पुट करेंगे, अपर आपका अपर लिमिट जब पुट करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे, तो क्या हो जाएगा cos 2π, और टी से टी कट जाएगा तो cos 2π हो जाएगा। cos 2π का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस का साइन देंगे। फिर जब हम cos 0 पुट करेंगे, जब हम cos 0 पुट करेंगे यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको पता चला कि आखिर किसी एवरेज वैल्यू में, किसी एवरेज पूरे कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 कैसे होता है। हो सकता है आपको हाफ साइकिल पूछता है तो टी की जगह पे T/2 लिखते, 1/4 साइकिल पूछता है तो टी की जगह पे T/4 लिखते। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को बनाते। समझ रहे हैं बच्चों किस तरीके से बनाना है क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चंस को हम आपको तरीका सिखाएंगे कि आखिर ये तरीका से आता कैसे है, उसे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए, चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, वाई 220 वोल्ट ऑफ एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट ऑफ डीसी। क्यों आपके 220 वोल्ट ऑफ एसी जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं 220 वोल्ट ऑफ डीसी के अपेक्षा। तो चलिए इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा, पीक वोल्टेज ऑफ फॉर एसी इज मच लार्जर। जो आपका एसी का
पीक वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि पीक वोल्टेज आपका क्या होता है, किसी भी एसी का पीक वोल्टेज एसी का क्या होता है, जनरली हम पीक वोल्टेज आपके एसी और डीसी का नहीं, एसी का ही निकालते हैं। डीसी का तो सॉरी, डीसी का पीक वोल्टेज निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन आपको अगर पीक वोल्टेज बात करें एसी का, तो एसी का पीक वोल्टेज होता है आपका √2 टाइम्स ऑफ आई नॉट। आई नॉट कहने का मतलब इनिशियल करंट, और आपका सिमिलरली क्या होता है आपका पीक वोल्टेज आपका वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे हम इसको करंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। पीक करंट की बात करें, पीक करंट किसकी, एसी की पीक करंट की बात करें, तो ये हो जाता है आपका √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ, सॉरी आपका यहाँ वोल्टेज था तो यहाँ पे आई नॉट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे वी नॉट लिखेंगे, और यहाँ पे आपका करंट है तो यहाँ पे हम आई नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं किसी भी एसी का पीक वोल्टेज। ये आपको निकालने का तरीका भी सिखाया गया होगा, आपके टीचर ने सिखाया होगा। अगर हम इस तरीकों को यहाँ बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको जो याद रखने का चीज़ है, जो आपको काम का चीज़ है, हम सिर्फ उसी को बताएंगे यहाँ पे। और हम बात करें अगर पीक वोल्टेज, अपने पीक वोल्टेज एसी की बात करें तो वो आपका, सॉरी एसी बोल रहे हैं, वो डीसी की बात करें तो सिर्फ आपका क्या हो जाता है, वी नॉट होता है। जो वोल्टेज हमें मिलता है वही उसका पीक वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि 220 वोल्ट अगर एसी की बात करें तो इसका पीक वोल्टेज √2 × 200 हो जाता है। और पीक वोल्टेज डीसी की बात करें तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, सॉरी 220 हो जाएगा, 220 इसका वोल्ट हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा √2 × 220। तो ये आपको दिख रहा होगा कि √2 × 220 क्या है, ज़्यादा है किससे, 220 से। इसके रीजन से क्या होता है, आपका पीक वोल्टेज आपका एसी के कारण ज़्यादा हो जाता है एसी का, क्योंकि वो √2 टाइम्स ज़्यादा होता है डीसी के वोल्टेज से, डीसी के पीक वोल्टेज से। इसके कारण आपका एसी जो होता है वो डेंजरस हो जाता है किसके अपेक्षा, डीसी के। एसी डेंजरस हो जाता है किसके अपेक्षा, डीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट एंड ईएमएफ थ्रू एन इंडक्टेंस डिफर इन फेज बाय। आपको बताना है कि जो करंट और आपके वोल्टेज होते हैं, ईएमएफ होते हैं, और जो करंट होते हैं वो किसी भी इंडक्टेंस सर्किट के वो क्या होते हैं, कितने फेज डिफरेंस से वो डिफर करते हैं, कितने फेज डिफरेंस का उनके बीच अंतर होता है। तो आपको ये क्वेश्चन सभी बच्चों को याद रहता है, ये आपका π/2 फेज डिफरेंस के बीच का अंतर होता है। और ऐसा क्यों होता है, हम इसका रीजन बताएं आपको। तो आपको बता दें कि करंट जो होता है आपका इंडक्टिव सर्किट में I = I0 sin ωt - π/2 होता है। और ये क्या होता है, और आपका जो वोल्टेज होता है, इसको हम ई से करें, ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है, ईएमएफ आपका होता है E0 × sin ωt। और आपको इसकी फेज डिफरेंस की बात करें तो ये आपका φ1 हुआ, ये आपका φ2 हुआ। तो हम क्या करने वाले हैं, φ2 - φ1 जब हम करेंगे आपका डेल्टा फाई निकालने के लिए, डेल्टा फेज डिफरेंस निकालने के लिए, तो हमें मिलता है क्या, ωt - ωt प्लस π/2। और यहाँ से आपका, सॉरी दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है, π/2 और ये ωt से ωt कट जाता है और आपका आंसर जाता है π/2। यानी जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो इंडक्टिव सर्किट के बीच वो π/2 होता है। और वो π/2 क्या करता है, लैग्स करता है, यानी पीछे होता है। यानी आपका जो करंट होता है वो पीछे होता है किसके, ईएमएफ के। ये भी ध्यान रखिए, इंडक्टिव सर्किट में करंट जो होता है वो लैग्स करता है π/2 से, यानी पीछे होता है आपके वोल्टेज से, यानी ईएमएफ से। ठीक है, कौन सा आपका आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र है, ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की बात करें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हम लिखते कैसे हैं। चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की बात करें, एसी का फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा से दिखने के लिए मिलता होगा। जैसे आप किसी भी वोल्टेज का और करंट का इक्वेशन लिखते होंगे तो I0 sin ωt, I0 sin cos ωt, इस तरह टाइप के आपको दिखते होंगे। तो वहाँ जो ओमेगा होता है वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। और आपको बता दें कि जो आपका रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस में आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है एसी का, उस पर डिपेंड आपका नहीं करता है। रेसिस्टेंस आपके एसी के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, चलिए हम आपको ये बता दें। आपका कैपेसिटिव रेसिस्टेंस मतलब समझते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम किसे कहते हैं, हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी को कहते हैं। किसको कहते हैं, एक्सी। एक्सी समझते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आपका रेसिस्टेंस किसी भी कैपेसिटर में होता है उसे कहते हैं। और एक्सी इक्वल टू होता है आपके 1/ωc। 1/ωc। सी क्या है आपका, सी आपका कैपेसिटेंस है, क्या है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। और ओमेगा क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है, किसका, उस एसी का फ्रीक्वेंसी है। और वहीं पे बात करें एक्सेल की, एक्सेल क्या होता है आपका, एक्सेल होता है आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। तो आपको इस दोनों केस में दिख रहा होगा, आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में आपका ओमेगा आ रहा है, यानी हर जगह आपको ओमेगा दिख रहा होगा। यानी ये दोनों जो हैं आपके वो
फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आपका जो रेसिस्टेंस है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए इंपेडेंस तो ऐसे भी बच्चों को पता होता है, इंपेडेंस तो एसी पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका, ये इंपीडेंस होता है। आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आपका इंपीडेंस होता है। तो यहाँ पे एक्सएल एक्सी आ गया। जब एक्सएल एक्सी डिपेंड करेगा ओमेगा पे, तो आपका आर जेड भी तो डिपेंड करेगा ओमेगा पे। तो क्या आंसर होगा आपका? ए इज़ द राइट आंसर। यानी जो आपके रेसिस्टेंस होंगे वो आपके एसी के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन, आपके पावर फैक्टर किसके रेंज में वेरीज करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, और हम इस क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे। उस कंसेप्ट से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे पावर वाले, पावर फैक्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चंस को आप बना पाइएगा। चलिए हम बात करते हैं, आपके सामने एक फिगर हम देने वाले हैं। ये एक फिगर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, ये थीटा, यही कॉस थीटा क्या होगा आपका पावर फैक्टर होगा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है आपका पावर फैक्टर है, और इसे हम जेड से दिखाते हैं। जेड आपका क्या है, इम्पीडेंस है, और ये क्या है आपका रेसिस्टेंस है आर, और ये आपका है एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सएल माइनस एक्सी है। यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालते हैं, ये आपका कॉस थीटा क्या आता है आपको, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है एच आ जाता है। ठीक है, सॉरी एच कह रहे हैं, यहाँ पे जेड है एच की जगह पे। तो कॉस थीटा आपको पता चल गया क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू आर अपॉन जेड, और यही आर अपॉन जेड आपका क्या होता है, यही होता है आपका पावर फैक्टर। क्या होता है आपका पावर फैक्टर। अब यहाँ से आपको सिंपल एकदम आसानी से दिख जा रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको बताना है कि पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ डिपेंड करेंगे, यानी किसके किसके बीच में वो रहेंगे। बताइए पावर फैक्टर। तो कॉस थीटा बताइए आप किसके किसके बीच में रहते हैं। कॉस थीटा आपका -1 से 1 के बीच में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो आपका निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों निगेटिव नहीं हो सकता? आपका यहाँ पे जो कॉस थीटा यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता, आर और जेड यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता। इसके कारण आपका 0 से 1 के बीच में जाएगा, माइनस निगेटिव में नहीं जाएगा, वो क्या होगा 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो आपका क्या होगा, सी आंसर इसके रिगार्डिंग सही होगा। देखिए बच्चों एक और बता दें आपको बात, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। यानी आपको पता है कि जेड इक्वल टू होता है √R प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा सभी बच्चों को। क्या पता होगा आपको कि जेड इक्वल टू होता है √R अपॉन आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल का होल स्क्वायर, ये आपका जेड होता है। और आपको बता दें कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपका फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, यानी कहने का मतलब आपका एक्सएल और एक्सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब एक्सएल बराबर एक्सी होगा, और ये किसका होगा, 0 के बराबर होगा। एक्सएल बराबर एक्सी होगा, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, यानी इसमें सिर्फ आपका रेसिस्टेंस ही प्रेजेंट होगा। तो आपका जेड के जगह पे यहाँ जब हम 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे सॉरी बच्चों, पिछले में हम शायद गलती लिख दिए थे, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू √R स्क्वायर, और √R स्क्वायर से ये सिर्फ 0 जब हो जाएगा आपका, ये इतना टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा आपको, आर के बराबर हो जाएगा। तो जेड के जगह पे आर डालिएगा तो आर से आर कट जाएगा, और आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिखा कि जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा, जब आपके सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा, और वही सबसे क्या होगा आपका मैक्सिमम आपका पावर फैक्टर होगा। ठीक है, और कॉस थीटा 0 कब होगा, मानते हैं ये 0 से 1 के बीच वेरी करता है आपको, लेकिन आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 0 कब होता है, 1 कब होता है। 1 कब होता है फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए, और 0 कब होता है फॉर बताइए बच्चों, फॉर, अब बचा वसु होगा फॉर प्योरली किसके लिए बताइए, प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव, IN आप समझ लीजिएगा, इंडक्टिव सर्किट जगह नहीं है इसमें, फॉर प्योरली कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इसमें रेसिस्टर 0 के बराबर होना चाहिए, तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका कॉस क्या हो जाएगा, 0 अपन समथिंग, ये जाएगा कॉस इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0। यानी आपका कब होगा कॉस थीटा इक्वल टू 0, जब आपका प्योरली रेसिस्टिव नहीं होगा, सॉरी प्योरली आपका कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट होगा। समझ में आ गया होगा कैसे पावर फैक्टर का जो फंडा होता है, आखिर पावर फैक्टर का 0 कब होता है, 1 कब होता है, पावर फैक्टर किसके किसके बीच में लाई करता है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चंस, ये जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है, ये सभी मेहनत से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एक एक क्वेश्चंस को आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस को हमने खुद से उठा के लिया है आपके लिए, ताकि आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझ में आए, उसके बेसिक को आप समझ पाए, उसके अंदर की चीज़ को समझ पाए। और ज़्यादातर आपके एग्जाम में इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चंस को नहीं समझ आता है तो बार बार देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।